भौरा की शादी हुए 5 साल हो गए थे। उसकी पत्नी राजू सेहतमंद और खूबसूरत देह की मालकिन थी, लेकिन अब तक उन्हें कोई औलाद नहीं हुई थी। भौरा अपने बड़े भाई के साथ खेती बाड़ी करता था। दिन भर काम करके शाम को जब घर लौटता, सूना सूना सा घर काटने को दौड़ता। भौरा के बगल में ही उसका बड़ा भाई रहता था। उसकी पत्नी रूपा के 3-3 बच्चे दिन भर घर में गदर मचाए रखते थे। अपना अकेलापन दूर करने के लिए राजू रूपा के बच्चों को बुला लेती और उनके साथ खुद भी बच्चा बनकर खेलने लगती। वह उन्हीं से अपना मन बहला लेती थी। एक दिन राजू बच्चों को बुलाकर उनके साथ खेल रही थी कि रूपा ने न जाने क्यों बच्चों को तुरंत वापस बुला लिया और उन्हें मारने पीटने लगी। उसकी आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आ रही थी, तुम बार बार वहाँ मत जाया करो, वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। उन्होंने उसकी कोख उजाड़ दी है, वह बांझ है, तुम अपने घर में ही खेला करो। राजू यह बात सुनकर उदास हो गई। कौन सी मनौती नहीं मानी थी। तमाम मंदिरों और पीर फकीरों के यहाँ माथा रगड़ आई। बीकमपुर वाली काली माई मंदिर की पुजारिन ने उसे कई टीन सरसों के तेल के दिए मंदिर में जलवा दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बीकमपुर वाला फकीर जब जब मंत्र फूके हुए पानी में राख और पता नहीं कागज़ पर कुछ लिखा हुआ टुकड़ा घोल कर पीने को देता, बदले में उसके 100-100 के कई नोट ले लेता था। इतना सब करने के बाद भी उसकी गोद सूनी ही रही। अब वह क्या करे। राजू का जी चाहा कि वह खूब जोर जोर से रोए। उसमें क्या कमी है जो उसकी गोद खाली है। उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। रूपा जो कह रही थी, क्या सचमुच उसके घर में भूत प्रेत रहते हैं? लेकिन उसके साथ तो कभी ऐसी कोई अनहोनी घटना नहीं घटी, तो फिर कैसे वह यकीन करे। राजू फिर से सोच में डूब गई। लेकिन रूपा तो कह रही थी कि भूत प्रेत ही मेरी गोद नहीं भरने दे रहे हैं। हो सकता है कि रूपा सच कह रही हो। इस घर में कोई ऊपरी साया है जो मुझे फलने फूलने नहीं दे रहा है। नहीं तो रूपा की शादी मेरे साथ हुई थी। अब तक उसके 3-3 बच्चे हो गए और मेरा एक भी नहीं। कुछ तो वजह है। भौरा जब खेत से लौटा तो राजू ने अपने मन की बात बताई। सुनकर भौरा ने उसे गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, राजू, ये सब वाहियात बातें हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। रूपा भाभी अनपढ़ गवार हैं। वे आंखें मूंद कर ऐसी बातों पर यकीन कर लेती हैं। तुम चिंता मत करो, हम कल ही अस्पताल चलकर तुम्हारा और अपना भी चेकअप करा लेते हैं। भौरा भी बच्चा नहीं होने से परेशान था। दूसरे दिन अस्पताल जाने के लिए भाई के घर गाड़ी मांगने गया। भौरा के बड़े भाई ने जब सुना कि भौरा राजू को अस्पताल ले जा रहा है तो उसने भौरा को खूब डांटा। वह कहने लगा, अब यही बचा है, तुम्हारी औरत के शरीर को डॉक्टर हाथ लगाएगा। उसे शर्म नहीं आएगी पराए मर्द से शरीर छुआने में। तुम भी बेशर्म हो गए हो। अरे भैया, वहाँ लेडी डॉक्टर भी होती हैं जो केवल बच्चा जनने वाली औरतों को ही देखती हैं, भौरा ने समझाया। चुप रहो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। गांव के ओझा से झाड़ फूक करवाओ, सब ठीक हो जाएगा। भौरा चुपचाप खड़ा रहा। आज ही मैं ओझा से बात करता हूँ, वह दोपहर तक आ जाएगा। गांव की ढेरों औरतों को उसने झाड़ा है, वे ठीक हो गई हैं और उनके बच्चे भी हुए हैं। भैया, ओझा भूत प्रेत के नाम पर लोगों को ठगता है। झाड़ फूक से बच्चा नहीं होता। जिस्मानी कमजोरी के चलते भी बच्चा नहीं होता है। इसे केवल डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, भौरा ने फिर समझाया। बड़ा भाई नहीं माना। दोपहर के समय ओझा आया। भौरा का बड़ा भाई भी साथ था। भौरा उस समय खेत पर गया था। राजू अकेली थी। वह राजू को ऊपर से नीचे तक घूर घूर कर देखने लगा। राजू को ओझा मदारी की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में शैतानी चमक देखकर वह थोड़ी देर के लिए घबरा सी गई। साथ में बड़े भैया थे, इसलिए उसका डर कुछ कम हुआ। ओझा ने हाँ की आवाज़ अपने मुंह से निकाली और बड़े भैया की ओर मुंह करके बोला, इसके ऊपर चुड़ैल का साया है। यह कभी बसवारी में गई थी? पूछो इससे। हाँ बहू, तुम वहाँ गई थी क्या? बड़े भैया ने पूछा। शाम के समय गई थी मैं, राजू ने कहा। वही इसने एक लाल कपड़े को लांघ दिया था। वह चुड़ैल का रुमाल था। वह चुड़ैल किसी जवान औरत को अपनी चेली बनाकर चुड़ैल विद्या सिखाना चाहती है। इसने लांघा है, अब वह इसे डायन विद्या सिखाना चाहती है। तभी से वह इसके पीछे पड़ी है। वह इसका बच्चा नहीं होने देगी। राजू यह सुनकर थर थर काँपने लगी। क्या करना होगा? बड़े भैया ने हाथ जोड़कर पूछा।
पैसा खर्च करना होगा, मंत्र जाप से चुड़ैल को भगाना होगा, ओझा ने कहा। मंत्र जाप के लिए ओझा ने दारू, मुर्गा व हवन का सामान मंगवा लिया। दूसरे दिन से ही ओझा वहां आने लगा। जब वह राजू को झाड़ने के लिए आता, रूपा भी राजू के पास आ जाती। एक दिन रूपा को कोई काम याद आ गया, वह आ न सकी। घर में राजू को अकेला देख ओझा ने पूछा, रूपा नहीं आई? राजू ने ना में गर्दन हिला दी। ओझा ने अपना काम शुरू कर दिया। राजू ओझा के सामने बैठ गई। ओझा मुंह में कुछ बुदबुदाता हुआ राजू के पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक हाथ से छू रहा था। ऐसा उसने कई बार दोहराया। फिर वह उसके कोमल अंगों को बार बार दबाने की कोशिश करने लगा। राजू को समझते देर नहीं लगी कि ओझा उसके बदन से खेल रहा है। उसने आओ देखा न ताओ, एक झटके से खड़ी हो गई। यह देखकर ओझा सकपका गया। वह कुछ बोलता इससे पहले राजू ने दबी आवाज़ में उसे धमकाया, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं समझ रही हूँ। तुम्हारी भलाई अब इसी में है कि चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ, नहीं तो सचमुच मेरे ऊपर चुड़ैल सवार हो रही है। ओझा ने चुपचाप अपना सामान उठाया और उल्टे पैर भागा। उसी समय रूपा आ गई। उसने सुन लिया कि राजू ने अभी अभी अपने ऊपर चुड़ैल सवार होने की बात कही है। वह नहीं चाहती थी कि राजू को बच्चा हो। रूपा के दिमाग में चल रहा था कि राजू और भौरा के बच्चे नहीं होंगे तो सारी ज़मीन जायदाद के मालिक उसके बच्चे हो जाएंगे। भौरा के बड़े भाई के मन में खोट नहीं था। वह चाहता था कि भौरा और राजू के बच्चे हो। राजू को चुड़ैल अपनी चेली बनाना चाहती है, यह बात गांव वालों से छिपा रखी थी, लेकिन रूपा जानती थी। उसकी ज़बान बहुत चलती थी। उसने राज की यह बात गांव की औरतों के बीच खोल दी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैलने लगी कि राजू बच्चा होने के लिए रात के अंधेरे में चुड़ैल के पास जाती है। अब तो गांव की औरतें राजू से कतराने लगी, उसके सामने आने से बचने लगी। राजू उनसे कुछ पूछती भी तो वे उससे सीधे मुंह बात न करके कंटी काट के निकल जाते थे। पूरा गांव उसे शक की नज़र से देखने लगा। राजू के बुलाने पर भी रूपा अपने बच्चों को उसके पास नहीं भेजती थी। 2-3 दिन से भौरा का पड़ोसी रामदा का बेटा बीमार था। रामदा की पत्नी जानती थी कि राजू डायन विद्या सीख रही है। वह बेटे को गोद में उठा लाई और तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए भौरा के घर में घुसने लगी। कहाँ है रे राजू डायन? तू डायन विद्या सीख रही है ना? ले, मेरा बेटा बीमार हो गया है, इसे तूने ही निशाना बनाया है। अगर अभी तूने इसे ठीक नहीं किया तो मैं पूरे गांव में नंगा करके नचाऊंगी। शोर सुन के लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक पड़ोसन फूलकली कह रही थी, राजू ने ही बच्चे पर कुछ किया है, नहीं तो कल तक वह भला चंगा खा पी रहा था। यह सब इसी का किया धरा है। दूसरी पड़ोसन सुखिया कह रही थी, राजू को सबक नहीं सिखाया गया तो वह गांव के सारे बच्चों को इसी तरह मार के खा जाएगी। राजू घर में अकेले थी। औरतों की बात सुनकर वह डर से रोने लगी। वह अपने आप को कोसने लगी। क्यों नहीं उनकी बात मानकर अस्पताल चली गई। जेठ जी के कहने में आकर ओझा से इलाज कराना चाहा, मगर वह तो एक नंबर का घटिया इंसान था। अगर मैं उसकी चाल में फंस गई होती तो भौरा को मुंह दिखाने के लायक भी न रहती। बाहर औरतें उसे घर से निकालने के लिए दरवाज़ा पीट रही थी। तब तक भौरा खेत से आ गया। अपने घर के बाहर जमा भीड़ देखकर वह डर गया। फिर हिम्मत करके भौरा ने पूछा, क्या बात है भाभी, राजू को क्या हुआ है? तुम्हारी औरत डायन विद्या सीख रही है। ये देखो किसुना का क्या हाल कर दिया है। 4 दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं है इसने, रामधनी काकी ने कहा। गुस्से से पागल भौरा ने गांव वालों को ललकारा, खबरदार किसी ने राजू पर इल्ज़ाम लगाया तो वह मेरी जीवन संगनी है, उसे बदनाम मत करो। मैं एक एक को सचमुच में मार डालूंगा। किसी में हिम्मत है तो राजू पर हाथ उठाकर देख ले। इतना कहकर वह रूपा भाभी का हाथ पकड़कर खींच लाया। यह सब इसी का किया धरा है। बोलो भाभी, तुमने ही गांव की औरतों को यह सब बताया है? झूठ मत बोलना। सरोजन चाची ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सरोजन चाची भी वहाँ सामने ही खड़ी थी। रूपा उन्हें देखकर अंदर तक कांप गई। उसने अपनी गलती मान ली। भौरा ओझा को भी पकड़ लाया। मक्कार कहीं का, तुम्हारी सज़ा जेल में होगी। दूर खड़े बड़े भैया की नज़रें झुकी हुई थी। वे अपनी भूल पर पछतावा कर रहे थे। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको तुरंत मिले। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।